हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो कैंसर की हर प्रकार की दवाई के साथ डील करता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कैंसर की एक बहुत ही एडवांस्ड तरीके के ट्रीटमेंट की, टारगेटेड थेरेपी, जिसे हिंदी में लक्षित थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। लक्षित अपने ही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर लक्ष्य को भेज सके उसको बोलते हैं लक्षित थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी एक मिसाइल की तरह काम करती है। ये जहां पर इसको आपने टारगेट दे दिया, ये सिर्फ उसी को जाके हिट करेगी। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कीमोथेरेपी से अलग लक्षित थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये अपने टारगेट से जनरली नहीं चूकती है और आसपास के साइड इफेक्ट्स इसमें कम से कम रहते हैं। और इसकी हेल्प से हमें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब होता है कि हमें जीवन की गुणवत्ता के साथ जीवन जीने का समय भी ज़्यादा मिलता है। तो टारगेटेड थेरेपी में टारगेट हैं क्या? टारगेट्स हैं कुछ रिसेप्टर्स। जैसे हम बेवसिजुमैब की बात करें, वो होता है अगेंस्ट द वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी साइंटिफिक टर्म है, इसके बारे में हमें पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें इतना पता है कि हाँ, ये कुछ वेसल से रिलेटेड टारगेटेड थेरेपी है, जिसके अंदर हम कैंसर से रिलेटेड कुछ वेसल्स के अगेंस्ट इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रास्टुजुमैब, ऐसे ही बेवसिजुमैब, ऐसे ही रेमिसिरुमैब, बहुत सी टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं। पर्टुजुमैब, निमोटुजुमैब, सिटुक्सीमैब, पैनिटुमैब। अगर मैं बात करने लगूं तो नंबर nth है, आप इसके अंदर गिनते रह जाएंगे। बट इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किसको ये दी जा सकती है और किस में ये नहीं देनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका कीमोथेरेपी की तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं। तो इसमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और इसका और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कीमोथेरेपी के इफेक्ट को भी डबल ट्रिपल करने की क्षमता रखते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसके अंदर जब हमने टारगेटेड थेरेपी को यूज़ किया है, तो टारगेटेड थेरेपी की हेल्प से उसका हमें रिजल्ट ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल मिलता है, डीप मिलता है, एंड उसकी हेल्प से पेशेंट को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी आता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसको किस पेशेंट में दिया जाना चाहिए? ये हर उस पेशेंट में दी जा सकती है जिसके अंदर कोई टारगेट पॉजिटिव मिलता है। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ट्रास्टुजुमैब HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक पूरी नई जीवन धारा क्रिएट कर सकती है। तो अब किस में नहीं देना चाहिए? क्योंकि हर दवाई जो हम दे रहे हैं बाहर से, कैंसर से लड़ रही है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुटपुट साइड इफेक्ट जरूर मिलता है। तो ऐसे ही जिन पेशेंट्स में हार्ट पे कोई समस्या है, हार्ट की कोई दिक्कत है, उनके अंदर ट्रास्टुजुमैब, बेवसिजुमैब जैसी दवाइयाँ देना मुश्किल रहता है। जिनके अंदर ऑलरेडी क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के अंदर ऑसिमर्टिनेब और रिगोराफिनेब ऐसी दवाइयाँ देनी थोड़ी मुश्किल रहती हैं। वहीं पे या बेवसिजुमैब है, ये दवाइयाँ देनी थोड़ी मुश्किल रहती हैं। और वहीं पे अगर किसी पेशेंट की किडनीज ऑलरेडी ख़राब हैं तो उसके अंदर बेवसिजुमैब जैसी दवाई नहीं दी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है, कुछ होते हैं कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे अगर किसी को कोलॉन कैंसर है और उसके अंदर केरास, एनरास, बीराफ में से कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें सिटुक्सीमैब आप नहीं दे सकते। ये चीज़ का डिसीज़न कि किस पेशेंट में कौन सी दवाई दी जा सकती है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको ये समझ हो कि टारगेटेड थेरेपी कब देनी है और उसका इस पर्टिकुलर पेशेंट को कितना बेनिफिट मिल सकता है। अगला पॉइंट आता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे रैशेज़ हो जाना, जो कई बार कुछ कैंसर्स में, स्पेशली कोलॉन कैंसर के अंदर सिटुक्सीमैब देने पे अगर रैश होता है तो उसके बारे में एक स्टडी है जिससे ये पता चलता है कि रैश होना एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दवाई का इफेक्ट बेटर आता है। फिर उसके बाद किडनी पे असर आना, हार्ट पे असर आना, लंग्स पे असर आना, ये सब इनके साथ एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए जो हमें ये बता सके कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो उसको टैकल कैसे किया जा सकता है, और अगर ये टैकल नहीं हो सकते हैं तो इस दवाई को रोकना कब है या इसकी डोज को मॉडिफाई कब करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक प्रॉपर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जिनका
इसी फील्ड में इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। तो टारगेटेड थेरेपी को समझें, जल्दबाजी ना करें और जब ज़रूरत हो तो इसको लेने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।